बस यहाँ से स्क्रीन शेयर करके उसको कर लें। हमने भी पहले अपना टॉपिक खोल के रख लिया था हाँ जी, so we had done your eighth chapter yesterday. So we are going to start your next chapter, that is unit 9, and इसका नाम है आपका क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज आई थिंक वैसे जो आपका ये सारा सब्जेक्ट चल रहा है इसके में इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, ये सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली हैं। तो आप इनको अपनी मतलब एक छोटा सा नोट ले लिया करो अपने साथ, ताकि आप मेन मेन चीजों को आप नोट कर सको, आपको याद रहे कि हम लोगों ने कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और कौन से हैं जो हमारे अभी ऑन गोइंग है। अभी मैंने कल जो टॉपिक्स दिए थे ना वो मैंने आप लोगों से पूछने हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप लोगों ने हैबिटेट का मीनिंग मुझे गुनगुन ने बता दिया था, उसके बाद आप लोगों का कल जो मैंने आपसे टॉपिक्स पूछे थे मुझे किसी ने नहीं कोई आंसर किया था कि इस चीज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर वट एवर द टॉपिक्स आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो आपका सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, तो अच्छा व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कौन बताएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हम लोग डेली पढ़ते हैं, हम लोग इंस्टा भी चलाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया की सारी एप्लीकेशन चलाते हैं, वी नो दैट ना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, अगर बोल के नहीं बताना यू कैन राइट डाउन इन द चैट। आई एम नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम यू पीपल फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। सी डियर, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो और मैं उसका आंसर ना करूं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। नो आंसर, आप लोग कभी यस या नो में भी आंसर नहीं करते हो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होती है, ये एक ऐसी टर्म है जो यूज की गई है बिकॉज जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यू ऑल पीपल नो। हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं डेली, हमें पता होता है। यू नेवर गिव एनी काइंड ऑफ आंसर। पता है कि नहीं पता, एटलीस्ट यू कैन गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो। सो ग्लोबल वार्मिंग, जो भी हमारे टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है। और इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द पास्ट 1 और 2 सेंचुरीज, बहुत सालों से ये चीज नोटिस की जा रही है। ठीक है, इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है अर्थ का या जो हमारा वेदर है कंडीशंस, वो सारी डिस्टर्ब हो रही हैं। और ये क्यों हो रही है, इसके काफी सारे कॉजेज होते हैं। देर आर डिफरेंट causes of the global warming which can be negative effect, which can have a negative effect on the humans, plants and the animals. We know that जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, हमारे ऊपर काफी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अब इसके पहले सबसे पहले इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर जाके मैंने बहुत डिटेल में समझाया सब लोगों को कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। जब ट्रीज को बहुत बड़े लेवल के ऊपर कट डाउन किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन आती है। उसको बोलते हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। बिकॉज वी नो दैट प्लांट्स जो है दे आर द मेन सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो इक्वली बना रहता है, बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता। जब फॉरेस्ट है दे आर बीइंग डिप्लीटेड फॉर मेनी डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल पर्पसेस, हम उनको अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो। हम लोग अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को जो है हम लोग एट एन अलार्मिंग रेट इट इज बीइंग इंक्रीज। जो डिफॉरेस्टेशन है तो वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, विच इज अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, यूज ऑफ व्हीकल्स। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं कि डेली डेली जो है एक पर्सनल व्हीकल का जो यूज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक पर्सन जो है अपना पर्सनल व्हीकल वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स जो है वो बढ़ रहे हैं डेली। तो उसकी वजह से जो गैसेस, जो हजार्डियस गैसेस जो है इट होती हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, बिकॉज व्हीकल्स जो हैं वो फ्यूल को क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और हजार्डियस गैसेस की वहां से प्रोडक्शन होती है, जिसका रिजल्ट होता है विच रिजल्ट्स इन टेम्परेचर इंक्रीज। ओके, इट इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। क्लोरोफ्लोरो फ्लोरोकार्बन क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है उसका क्या है, विद द एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटेड। मैं आपको डेली हम लोग ये चीजें रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग अपने अपनी बेनिफिट्स के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, एयर कंडीशंस जो है, एयर कंडीशनर्स की अमाउंट जो है वो डेली डेली बढ़ रही है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स का यूज डेली बढ़ रहा है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन वो अफेक्ट हो रही है, वो थिन हो रही है। सो उसकी वजह, क्योंकि ये जो होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है कहाँ से, जो यूवी रेज होती हैं विच आर इमिटेड बाय द सन, वो हमें उससे बचाती है। लेकिन जितने भी हम लोग डेली डेली एसीज यूज कर रहे हैं, ये जितने भी मॉडर्न अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, इनमें से जो हीट निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की नीड्स भी बढ़ रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। सो विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज जितनी बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, गैसेस एमिट होती हैं। ठीक है, तो वो हार्मफुल जो गैसेस हैं वो हमारे टेम्परेचर को क्या करती हैं, वो उसको अफेक्ट कर रही हैं। अगर आप कहीं पे भी जाके सर्च करोगे, कहीं पे भी कोई भी रिकॉर्ड जो है आप उसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से कितना डेली हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर वी नो दैट फार्मिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जब होती हैं तो वहां से क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज में से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है वो एमिट होती हैं। इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बढ़ जाती हैं, जो कि हमारी अर्थ को आगे फर्दर अफेक्ट कर रही हैं, उसके टेम्परेचर को अफेक्ट कर रही हैं। ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे डेली डेली पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने लोग बढ़ेंगे, उतनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, ऑक्सीजन जो है वो लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। सो इट लीड्स द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राइमरी गैस जो है इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमॉस्फेयर। ये तो जितने भी आगे, ये तो मैन मेड है ना, जितने मैन मेड मतलब हम लोगों की वजह से जो ये सारा कुछ मतलब हमारी एक्टिविटीज का जो रिजल्ट है वो एड ऑन करता है इस सारे रिजल्ट्स को। अब इसके बिना नेचुरल जो कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो कौन से हो सकते हैं, वोल्केनोज हो सकते हैं।
वोल्केनोज दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल कंट्रीब्यूटर। जो इसके अंदर ऐश और जो स्मोक होती है दैट इज emitted ड्यूरिंग द वोल्केनिक eruption, इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट्स। वोल्केनोज बहुत बड़ा रीजन होता है। वाटर वेपर एक और रीजन होता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। So due to the increase in the Earth's temperature, more water gets evaporated from the water bodies and stays in the atmosphere. जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कितनी वाटर बॉडीज होती हैं? वी हैव डन दिस। व्हाट इज वाटर इवेपोरेशन? वी हैव ऑलरेडी डन दिस। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक्स, ओके। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक है ही, ये हमें पता है, इट इज हार्मफुल। इट इज इंडीड अ प्रिंसिपल ग्रीन गैस। ये ग्रीन हाउस गैस का प्रिंसिपल सोर्स है, ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता ही होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या इतना क्रूशियल रोल क्यों प्ले करता है? रोल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या रोल है? सबसे पहले हम बात करते हैं CO2। अब जो CO2 है, along with the other greenhouse gas जो है, it traps the heat in the earth's atmosphere। सो जब सनलाइट रीच होती है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड, एब्जॉर्ब्ड कर ली जाती है। देन उसके बाद क्या होता है? री रेडिएटेड एज इंफ्रारेड हीट। मतलब ये जो साइकिल आप लोगों का चलता है, इनका गैसेस का साइकिल चलता है। सो ऐसी गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लॉन्ग लिव्ड गैसेस क्या होती हैं? CO2 हैज अ लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। एक लाइफ स्पैन जिसका लंबा हो उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग लिव्ड चीजें हैं ये। रेंजिंग फ्रॉम द डेकेड्स टू सेंचुरी। सो दिस मीन्स के वंस इट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है बहुत लंबे टाइम तक ये रहेगी, कंटिन्यूइंग टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। सोर्सेज क्या है इसके? CO2 के एमिशन के सोर्सेज क्या है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स, ये जो कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस जो हैं, इनका यूज हम लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी पर्पज के लिए करते हैं। जब ये बर्न होती हैं तो CO2 जो है वो इमिट होती है, वो एमर्ज होती है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी हो सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन तो है ही है सबसे बड़ा। डिफॉरेस्टेशन की वजह, ट्रीज जो है, प्लांट्स हैं, दे एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना। सो जब फॉरेस्ट कट डाउन कर दिए जाएंगे तो बर्न किए जाएंगे। सो दिस स्टोर्ड CO2 इट इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जब उन्होंने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, अगर आप उनको कट डाउन कर दोगे तो वो CO2 को क्या करेंगे? उसको रिलीज कर देंगे, जो वापस आके आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बिना हमने क्या बोला था कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रीज आप लोग रन कर रहे हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई पेपर मिल है, कोई सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस जो हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? दे रिलीज CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो भी एक इसका सोर्स है एंड दे आर कॉजिंग इट। अब हमें पता है CO2 जो है वो इमिट हो रही है, लेकिन अब इसके अंदर इसका इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट के ऊपर? टेम्परेचर राइज। सबसे पहली बात क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे। हम लोग बोलते हैं ना कि इस साल गर्मी और पड़ी, फिर नेक्स्ट ईयर और गर्मी पड़ेगी। ये सारे टेम्परेचर्स की जो हम मतलब टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आर increasing demands, in order to fulfill our needs and the demands, we are performing these kind of activities ना, which results in global warming। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं ये मतलब एनवायरनमेंट के अंदर दे आर टेकिंग प्लेस। ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है? CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशियन फॉर्म्स ना, दे लीड टू द ओसिड एसिडिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है? ये मेरीनियल लाइफ को अफेक्ट करती है।
मेरीने लाइफ, कितनी बड़ी हम लोग मेरीने लाइफ पढ़ चुके हैं, बहुत सारी हमने वाटर मैमल्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो यू नो, यू शुड नो। कल परसों 2-3 दिन से हम लोग यही चीजें पढ़ रहे हैं। मेरीने लाइफ क्या है, सी मैमल्स क्या है, वाटर बॉडीज क्या है, व्हाट वाज एल्गे। सो ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर इनके काफी डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। अब हमारा जो है, अब हमारा इसके अंदर क्या क्या रोल है। ह्यूमन परटर्बेशन ऑफ कार्बन साइकिल, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वेरियस वे, मतलब ऐसे वेज, ऐसे मेथड्स इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो एंड बैलेंस ऑफ द कार्बन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर एंड द ओशियन एंड द लैंड। हमारी एक्टिविटीज की वजह से इसका जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब बिटवीन अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में, ओशियंस के और लैंड के बीच में, वो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ हम उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। So the different ways that we'll cover in this topic. So fossil fuel combustion होती है सबसे पहले। इसके डिस्क्रिप्शन क्या है? बर्न करना, इन सारे नेचुरल जो सोर्सेज हैं इनको बर्न करना फॉर एनर्जी। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स, व्हीकल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इनको बर्न किया जाता है, हम अपनी एनर्जी के लिए, अपने पर्पज के लिए इनको बर्न करते हैं। तो उसमें से जो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एड ऑन हो जाती है। तो उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल कंबशन। इससे इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, एंड द ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। डिफॉरेस्टेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर, लॉगिंग, अर्बन डेवलपमेंट के लिए इट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज। जब नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कम हो रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी वो, तो CO2 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या क्या होगा? अर्थ की कैपेसिटी बढ़ कम हो जाती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की। बट इट ऑल्सो रिलीजेस CO2 stored in the trees soil into the atmosphere when trees are burned and decomposed. सो ट्रीज जितने कम होंगे, प्लांट्स जितने कम होंगे, हमारी अर्थ के लिए उतना ही हार्मफुल है। लैंड यूज चेंजेस, लैंड के यूज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कन्वर्टिंग नेचुरल लैंडस्केप्स इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरियाज, अदर यूसेज, इट ऑल्टर्स द नेचुरल कार्बन स्टोरेज एंड साइक्लिंग। जो नेचुरल लैंड है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, जहां पे मतलब इतने ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इतनी अर्बनाइजेशन है उन, लेकिन वो सारे लैंड्स को क्या किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू द डिफरेंट एरियाज। तो वहां पे नेचुरल एरियाज जो है, ग्रीनरी जो है वो खत्म हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, रिलीजिंग की वजह से जो गार्बेज रिलीज होता है, या जो भी एलिमेंट्स जो है वो डिकम्पोज प्रॉपरली नहीं किए जाते, उसकी वजह से क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमने उस दिन भी पढ़ा था। लाइव स्टॉक्स की प्रोडक्शन, जितने भी आप लोग एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इमिट होती हैं। एंड ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2 से भी ज्यादा। एंड देयर इंक्रीज्ड लेवल्स कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। ओके, सो रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है? इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज। इससे कैसे होता है? पहली बात, ये होता क्या है रेडिएटिव फोर्सिंग? जो क्या होता है, इट इज द चेंज इन एनर्जी बैलेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो इसका एनर्जी का बैलेंस है, जब वो चेंज हो जाए, वो ऑल्टर हो जाए, तो उसको बोल देते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। लेकिन ये होता क्यों है? देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकती हैं, एरोसॉल्स हो सकते हैं, लैंड यूज चेंजेस हो सकते हैं,
ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स हैं रेडिएटिव फोर्सिंग, कौन से फैक्टर्स हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हमने इसके अंदर पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर कंट्रीब्यूटर टू द पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। इट एनहांसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ट्रैपिंग मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे गैसेस हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा मतलब रीजन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? मच हायर वार्मिंग पोटेंशियल पर मॉलिक्यूल देन CO2, सो दो प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी, चाहे वे छोटी क्वांटिटी के अंदर ही हो, बट दे आर अफेक्टिंग आर अर्थ एटमॉस्फेयर। लैंड यूज के अंदर जितने चेंजेस हो रहे हैं, अर्थ की कैपेसिटी कम हो रही है। वी हैव डन दिस, क्यों हो रही है? अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही है। हम लोग बहुत दिनों से यही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, यू शुड नो, यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दीज टॉपिक्स। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ओशियंस के ऊपर? ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सरफेस वार्मिंग जो है वो बढ़ जाती है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशियन दे हैव इंक्रीज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो वार्मर ओशियन का जो वाटर है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर एंड इट इज अफेक्टिंग द मेरीने इकोसिस्टम। जब सरफेस की ऑब्वियस सी बात है, उसकी वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो सारे ही सिस्टम को खराब करेगी। जितना भी मेरीने का इकोसिस्टम का वो जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो भी सारा बढ़ रहा है। सी लेवल जब बढ़ता है, सी लेवल बढ़ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन, जब ओशियन का वाटर जो है वो वार्म हो जाएगा, वो बढ़ता है। दिस थर्मल एक्सपेंशन कंट्रीब्यूट्स टू राइजिंग सी लेवल्स, सी लेवल्स के जो सी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू द कोस्टल फ्लडिंग एंड एरोजन। ये जो वहां पे जितने फ्लड आ जाते हैं, ये उनका रीजन बन जाता है। उनका लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, sea, rivers, lakes, they will not be able to handle these levels of water. It will result into the flooded situations. Increased CO2 absorption. ओशियन एब्जॉर्ब करते हैं अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ह्यूमन मेड CO2 एमिशन, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। सो CO2 लेवल जब बढ़ेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, सो इट इज मोर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशियंस, सो फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड और लीडिंग टू द ओशियन एसिडिफिकेशन। जितना ओशियंस के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, कार्बनिक जो एसिड होता है वो बढ़ जाता है। उसको उसका आगे फर्दर क्या रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। थर्मोहेलिन सर्कुलेशन हमारे पास डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ओशियन करेंट्स ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर, राइट? सो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी चेंज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वजह से वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है? इट रिजल्ट इन द वाटर टू मूव अकॉर्डिंगली। वाटर के अंदर जो मूवमेंट हो जानी, उसकी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग एंड द एडवर्स वेदर इवेंट्स जो होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वी हैव डन। उसके बिना जो भी एडवर्स मतलब नेगेटिव वेदर इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग जैसे इट ड्रिवन बाय द इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एक एडवर्स वेदर इवेंट्स जो हैं वो मतलब इमर्ज होते हैं। अब इनके कौन कौन से तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं? हीट वेव्स होती हैं, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट इंटेंसिव हीट वेव्स, सो हायर एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द एक्सट्रीम हीट इवेंट्स ना। हीट वेव्स बढ़ती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ जो है हमारी वो अफेक्ट होती है। सो हीट वेव्स कैन कॉज सेवियर हेल्थ इश्यूज, हीट एग्जॉशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, एग्जेजर्बेशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? ये सारा जो ग्लोबल वार्मिंग और जितने भी इवेंट्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, वार्मर टेम्परेचर दे लीड टू मोर इवेपोरेशन, जितना वार्मर टेम्परेचर होगा उतना वाटर जो है इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से होता है विच इंक्रीजेस द मॉइस्चर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर।
So it can result in the more intense and frequent heavy rainfalls. रेनफॉल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आने के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रेनफॉल जितना बढ़ेगा उसकी वजह से सी लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल के ऊपर फ्लड्स आ जाते हैं। और वो फ्लड्स ह्यूमंस के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इकोसिस्टम के लिए, और जितनी भी जो भी कंडीशन है हर एक चीज के लिए ये रिस्की है ही है, ये बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं ये। वाइल्ड फायर्स इंक्रीज, हाँ हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर देखो बढ़ेगा, ड्राई कंडीशंस इतनी बड़ी हैं, बढ़ जाती हैं। कई बार होता है कि हाँ कई बार बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब हीट बढ़ती है तो जंगलों में आग लगने का जो होता है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको बोला जाता है वाइल्ड फायर्स। इसका रिस्क जो है वो इट इज इंक्रीजिंग। सो ड्रायर वेजिटेशन, रिड्यूस्ड मॉइस्चर लेवल, इट प्रोवाइड मोर फ्यूल्स फॉर फायर, राइट। सी लेवल का राइज बढ़ जाना, कोस्टल इरोजन, sea level it is contributing to the coastal erosion, affecting the coastal infrastructure, ecosystem, communities, ये सबको आगे फर्दर एज अ कंट्रीब्यूटर वर्क करता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर द क्लाइमेट, इनको कैसे कम किया जाता है, किया जा सकता है, तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिनको फॉलो करके हम लोग इनको कम कर सकते हैं। मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एनहेंसिंग स्ट्रेटजीज टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ना। अब इफ कौन कौन से हमारे पास इसकी स्ट्रेटजीज हैं, पहले हम उन स्ट्रेटजीज को एक बारी उनके गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एनर्जी ट्रांजिशन, रेन्यूएबल एनर्जी। हमने रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज, वी हैड डन दिस इन आर प्रीवियस, इन आर इनिशियल चैप्टर्स, मैंने इसकी असाइनमेंट भी दी थी। रेन्यूएबल एनर्जी, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर हो सकता है, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन ऐसे सोर्सेज को यूज करना जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत कम हो एज कंपेयर टू द कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। इनको छोड़ के अगर हम एनर्जी के ये वाले सोर्सेज को यूज करना स्टार्ट करें तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर कम हो जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारा हो गया। बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये तो हमें पता ही है कि हम लोग अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, मतलब उनको, उनके लिए पॉजिटिविटी होगी। पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट लो कार्बन लाइफस्टाइल, कैसे, लाइक रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, सपोर्टिंग द सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ये हम हमेशा ही बोलते हैं, हम लोग हमेशा ही, वैसे तो अवेयरनेस करवाई जा रही है लोगों को, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चीजों को चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं। लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, बट वी शुड फॉलो दीज एक्टिविटीज, we should change our behavior and our lifestyle. Consumer choices promote sustainable consumption patterns, like reduce करो मीट की कंजम्पशन को, सपोर्ट करो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को, वेस्ट को कम करो। तो कंज्यूम, हमें अपनी कंजम्पशन की चॉइसेस को भी चेंज करना चाहिए, ये इससे हम इसको, ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, ये एक ऐसी रेडिएशन होती है जिसको, जो सन की तरफ, सूरज की तरफ से मतलब इमिट होती है। ओजोन लेयर हमें इससे बचाती है, लेकिन हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है, डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। So ultraviolet radiation is a type of electromagnetic radiation emitted by the sun. It has wavelengths shorter than the visible light but longer than the X-rays. So it can have both beneficial and harmful effect on the human, animals and the plants and the materials. ठीक है, अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी क्या टाइप्स होती हैं या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके मेजर्स होते हैं।
सो लेट्स रीड। सबसे पहले हम लोग, मतलब इसके कुछ टाइप्स आपके चैप्टर्स के अंदर दी हुई हैं, आप उनको छोटे छोटे मतलब एक दो लाइंस में इसका आंसर कर सकते हो, सिर्फ उनकी डेफिनेशन आपको बतानी है। टाइप्स ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवीए जो है 320 मतलब 320 से लेके 400 एनएम तक जो है। इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये सबसे लेंथी होती है। इट इज द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ द यूवी टाइप्स। इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द स्किन लेयर्स। ये हमारी स्किन को बहुत हद तक खराब कर सकती है। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? स्किन एजिंग जो होता है, बहुत जल्दी एज दिखना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे कंट्रीज के एटमॉस्फेयर का हमारी स्किन के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप किसी ऐसी कंट्रीज में चले जाओ जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होगा, और जहाँ पे इतना टेम्परेचर बहुत नहीं होता, जहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज्यादा नहीं, वहाँ के लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों की एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं। सो जब भी ये हमारे ये ऐसी मतलब रेडिएशन होती है जिसका हमारी डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर, एज के ऊपर, रिंकल्स के ऊपर ये बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूटेड होता है। यूवीबी क्या होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 280 टू 320। इट हैज मीडियम, ये इसकी मीडियम होती है, बहुत लेंथी भी नहीं होती, बहुत छोटी भी नहीं होती। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सनबर्न। सनबर्न या आउटर स्किन जो लेयर है वहां, ये जो है ये बहुत लेंथी है और ये डीप हमारी स्किन तक जाके हमें अफेक्ट कर सकती है। ये मीडियम लेवल की है, हमें आउटर स्किन लेयर जो है उनको भी ये खराब कर सकती है, सनबर्न हो सकता है। ठीक है, कई बार किसी को स्किन केयर कैंसर हो जाना। ठीक है, तो ये थोड़े इसके इफेक्ट होते हैं। यूवीसी 100 to 280 nm, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है। ये सबसे हार्मफुल टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन होती है हमारे पास। इट इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्पेशली दिस ओजोन लेयर, एंड डजंट रीच द अर्थ सरफेस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। सो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर, जिसको हम एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे? क्योंकि ये हमें सूरज की जो बहुत बड़ी बहुत हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उनसे ये हमें बचाती है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। ये लेयर, इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन द प्लैनेट, राइट। ये हमें हमारे प्लैनेट के ऊपर हमारी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव शील्ड माना जाता है। अब इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये होती क्या है, हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, लेयर है एक एटमॉस्फेयर की, अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 माइल्स ना, इतना किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इसका डिस्टेंस होता है। वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जीरो, इट इज रिलेटिवली हाई कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बेसिकली आपको ये समझना है कि ये एक ऐसी लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, इसके स्ट्रेटोस्फेयर की, जो हमें सूरज की रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज जो होती है वो हमें उनसे बचा के रखती है। कंपोजिशन, ये बनती कैसे है, मतलब इसकी कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इट इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स ना। Although ozone constitutes only a small fraction of the atmosphere, its presence in the stratosphere जो होती है, it is crucial for the absorbing and filtering the out of the majority of the sun's harmful। चाहे वो कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, चाहे इसके अंदर एक 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इस इसके अंदर बहुत एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, लेकिन इसका हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस जो है वो मतलब बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? ताकि ये सन की जो हार्मफुल रेज हैं, यूवी रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब कर सके और हमें ये बचा सके। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी कॉम्पोजिशन है। मैं लिंक दोबारा शेयर करने जा रही हूँ। इट इज जो है आपकी, इट इज गोइंग टू एंड ओके विद इन 2 minutes। गोइंग टू रीशेयर द लिंक, प्लीज रीजॉइन एवरीवन।